Hello guys, SirMahadamir.com is going to be a one-stop solution for your A-levels and O-level examinations. Watch the video, share it with your friends, subscribe the channel and share the website as much as you can so that all of your friends and colleagues can benefit from that. Thank you so much. Assalamu alaikum and hello मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शहजादों शहजादियों, I hope you're doing well. आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ग्रेविटेशन A2 फिजिक्स और आज अब जो है बहुत ही मजेदार किस्म के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर के आगाज में हम लोग एक दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम व्हाट एवर वी हैव स्टडीड सो फार, लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड, और उसके बाद फिर हम एक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बड़ा मजा आएगा। लेट्स सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं? द मास ऑफ अ डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 1.2 times 10 to the power 22 kg. Calculate force of attraction between Pluto and the sun, and the mass of the sun is also given and the separation is given. अच्छा, फोर्स निकालने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला, अट्रैक्शन फोर्स Gmm/r²। सर हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है दैट इज 6.67 times 10 to the power -11। अब तक याद हो जानी चाहिए, दी होती है डेटा बुकलेट में बट याद होनी चाहिए। मास ऑफ द फर्स्ट प्लैनेट इज 1.2 times 10 to the power 22, सेकेंड इज 5.9 times 10 to the power 9 times 10 to the power 3। तो सॉरी मैथ्स है, मैंने डिस्टेंस लिख दिया, बड़ी माजरत चाहता हूँ भाई। वन का मास दिया है, सन का मास हो जाएगा 2.0 times 10 to the power 30, and the whole is to be thing is to be divided by this separation, that is 5.9 times 10 to the power 9 times 10 to the power 3 then whole square। सर किलोमीटर से, तभी मैंने उसको 3 से भी 10 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई किया है। अच्छा जी, आप एक मैजिकल डिवाइस उठाएंगे दैट इज कैलकुलेटर, आप इस पूरी चीज को जो है प्लग इन करेंगे। 1.2 times 10 to the power 22 multiplied by 2.0 times 10 to the power 30, and the whole thing is to be divided by 5.9। आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4.6 times 10 to the power of 16। ठीक है जी, ये दैट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर, 4.6 times 10 to the power of 16 न्यूटन्स। सर ये हमारे पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बिटवीन द प्लूटो एंड द सन। अगर बेटा मैं बात को थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो यू वुड रिमेंबर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में जब हम ग्रेविटेशन शुरू कर रहे थे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अर्थ और सन के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल एक्सेल वो होती है फोर्स, एंड वी गॉट द आंसर दैट वाज टू बी अबाउट 3.55 times 10 to the power of 22। अगर आप इन दो वैल्यूज को रियलाइज करो, यू वुड डेफिनेटली रियलाइज दैट मून की ग्रेविटेशनल फोर्स या मून और सन के बीच में जो फोर्स है दैट इज सिग्निफिकेंटली लो कंपेयर टू द वन दैट इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्योंकि अर्थ और सन का डिस्टेंस भी कम है, अर्थ का मास भी रिलेटिवली बहुत ज्यादा है। तो सिंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो अर्थ का मास भी ज्यादा है एंड द डिस्टेंस इज आल्सो रियली रियली लो, दैट अकाउंट्स फॉर द हाई फोर्स जो हमारे पास अर्थ और सन के बीच में बैठती है कंपेयर टू प्लूटो एंड द सन। अच्छा, ऑन दैट नोट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग पे आते हैं, एंड देन आफ्टर दैट विल बी मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक आज की क्लास के लिए। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन दैट इज 6.38 times 10 to the power of 6 meters, and the gravitational strength at its surface is also given। Assuming that the field is radial, calculate the mass of the earth। okay भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज Gm/r²। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इसलिए 9.81 दी हुई है। वैल्यू ऑफ जी हम सबको पता है 6.67 times 10 to the power of -11, and the mass is not given, it's supposed to be found। और जो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है, रेडियस है, कुछ भी कह लें, 6.38 times 10 to the power of 6। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6.38 times 10 to the power of 6 multiplied by 9.81, and the whole thing is to be divided by 6.67 times 10 to the power of -11, and your value of mass will be 9.4 times 10 to the power of 17 kgs। बड़ा हैवी मास है यार।
ये तो आता ही नहीं अर्थ का मास। अच्छा बेटा मैं फिर यार ये भंड बहुत ज्यादा कर देता हूँ, मैं इसका स्क्वायर करना भूल गया हूँ। एंड द होल थिंग स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं 9.81 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 6.38 times 10 to the power of 6, and then this should be squared. आपकी वैल्यू आ रही है 5.98, that is going to be 6.0 times 10 to the power of 24, and that is the correct mass of the earth. हमने निकाल लिया। Let's move on. ठीक है जी। The radius of the moon orbit about the earth is this meters. ठीक है, मून थोड़ा दूर है। Calculate the strength of the earth gravitational field at this distance. Okay. Strength of the earth's gravitation field की वैल्यू निकालते हैं at the distance where the moon is. ठीक है, तो moon is at a distance of 3.84 times 10 to the power of 8, 3.84 times 10 to the power of 8, and the value of g is again going to be the same, that is 6.67 times 10 to the power of negative 11, and that is to be divided by the distance. That is to be divided by the distance. And okay, अर्थ का मास हम लोग निकाल चुके हैं, that is 6 times 10 to the power of 24, and the whole is to be squared. ठीक है, क्या फॉर्मूला है? G is equals to gm over r squared. ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये मास, जिसके अगेंस्ट हम ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लें कि उस मास की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगी, एंड दैट इज द मास ऑफ द अर्थ। डिस्टेंस हमें सवाल में बताया हुआ था, जी की वैल्यू निकालनी थी, आपने कैलकुलेटर उठाया, 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ negative 11 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 24 से, एंड द होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय 3.84 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8, एंड द होल थिंग इज टू बी स्क्वायर्ड। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ negative 3। इस बात से हमें क्या पता चलता है? दैट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज नेग्लिजिबल ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ मून पे रहने वाले बंदे के लिए ना होने के बराबर है। आगे बढ़ते हैं भाई। द मास ऑफ द मून इज दिस, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ओके, अर्थ एंड द मून ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, बहुत ही सिंपल बात कर दी इसने। इसने कहा सर दोनों के दरमियान अट्रैक्शन निकाल लें, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, लाजमी खींच रहे हैं, तो कैसे निकलेगी भाई? कैसे निकलेगी? वो निकलेगी फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वेर्ड से। फोर्स निकालनी थी 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ negative 11। मास ऑफ द मून या मास ऑफ द अर्थ दोनों चाहिए 6 टाइम्स 10 टू द पावर 24। मास ऑफ द मून इज 7.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 22, and the whole thing is to be divided by the distance that is given over here, 3.84 times 10 to the power of 8, and the things to be squared. बेटे आप अगेन अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, 6.67 times 10 to the power of negative 11। मेक श्योर कीजिएगा कि यार तसल्ली से वैल्यूज डालें। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि वैल्यूज प्लग इन करने में वो बहुत एरर करते हैं, बिकॉज दे आर कंफ्यूजिंग वैल्यूज। यार बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, आप एक पावर भी चेंज करेंगे तो आपका पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने अपनी वैल्यूज जो है बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ डालनी है। एंड द फोर्स विल बी 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 20। बहुत हाई फोर्स आ रही है, दैट इज बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अच्छा, ऑन दैट नोट ये क्वेश्चंस की वर्किंग थी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। देखिए आज सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास अगर मैं अर्थ पे एग्जिस्ट करता हूं, आई एम लिविंग इन द अर्थ, और अर्थ पे इक्वेटर है एंड अर्थ पे देयर आर पोल्स, तो क्या हमारी ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ और पोल्स पे कुछ अलग अलग होगी? और अलग अलग होगी तो क्यों अलग अलग होगी? और अलग अलग होगी तो कितनी अलग अलग होगी? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डिस्कस दिस।
गाइस क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ on the equator versus the pole? What are the reasons for the variation of the gravitational field strength? क्या वजूहात हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो इक्वेटर पे कुछ और होती है एंड पोल्स पे कुछ और होती है? एंड यस, पोल्स पे ग्रेविटी 9.81 नहीं होती। 9.81 एक एवरेज वैल्यू है, एक जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट दिस वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी एज वी मूव इन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। इस बात को समझिएगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अर्थ जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। इसकी ग्रेविटी इस वजह से वेरी करती है, परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसकी जो हमारे पास अर्थ के अगर इट्स नॉट अ बॉल, रादर इट्स समवेयर लाइक इट लुक्स लाइक अ बॉल, बट ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है। कहीं से ये थोड़ा सा डिफरेंटली शेप्ड है, कहीं से थोड़ा फ्लैटर है, कहीं से थोड़ा सा ज्यादा कर्व्ड है। तो एक तो ये रीजन है, ठीक है, दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली जो है स्फीयर रेडियस। तो अगेन, अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे हूँ एंड दिस पार्ट ऑफ द अर्थ लेट्स सपोज दिस लिटिल बम्पी, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी चेंज कंपेयर टू लेट्स से दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज अ लिटिल लाइक दिस, तो ये हमारे पास थोड़ा कम हो जाएगा। तो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ की जो हमारे पास पॉइंट्स हैं दे आर नॉट लाइक ए परफेक्ट सर्किल, थोड़ा वेरी करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट से, थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करता है। फर्स्ट तो ये रीजन हो गया कि हमारे पास इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है। सेकेंड ऑफ ऑल, अर्थ की जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है कोर ऑफ द अर्थ में। अगर मैं अर्थ के कोर की बात करूं तो किसी एरियाज में जो है मास की डिस्ट्रीब्यूशन मास ज्यादा है, कुछ एरियाज में मास कम है। तो सिंस मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो अगर मैं अपने फॉर्मूले की बात करूं तो मास की वैल्यू ही यूनिफॉर्म नहीं है, दैट अलाउस टू कंक्लूड दैट कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है इसकी वैल्यू भी वेरी कर रही होगी। जब मास ही थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी वेरी कर रही होगी। तो ये हमारे पास सेकेंड रीजन है कि हमारी अर्थ जो है उस पे हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू वेरी क्यों करती है। पहला रीजन क्या बताया कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट रेडियस स्फीयर, इसके रेडियस वेरी करता है, कहीं पे थोड़ा सा बॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सेकेंड रीजन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दैट अर्थ जो है उसका मास जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इट इन द कोर ऑफ द अर्थ। कहीं पे कोर हैवी है, कहीं पे कोर स्लाइटली लेस हैवी है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं है। थर्ड एंड द मोर इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी प्लेनेटरी बॉडी। सर अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पे खड़ा हूँ एंड द मून इज ओवर हियर या लेट्स से जुपिटर इज ओवर हियर, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी टुवर्ड्स द सेंटर और यह रिजल्टेंट जो होगा उसका लेस हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जस्ट टू बी क्लियर मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ, मून इसको पुल कर रहा है लिटिल बिट, अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पे एरो की जो वैल्यू है थोड़ी सी लेस हो जाएगी। तो सिंस देयर आर अदर प्लैनेटरी बॉडीज, वो हमारी अलग अलग पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारे पास स्लाइट चेंजेस इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑब्जर्व होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। ठीक है, लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसके रिलेटेड कैलकुलेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन दैट प्लेज अ वाइटर रोल कि भाई हमारे पास इक्वेटर पे वैल्यू जो है क्यों डिफरेंट है और पोल्स पे वैल्यू क्यों डिफरेंट है। तो इस बात को समझते हैं हमारे पास कि सर ऐसा क्यों है। सर सबसे पहले तो हमारी जो फोर्स है ग्रेविटी की, अगर मैं इक्वेटर पे निकालना चाहूँ तो मैं इसकी सबसे पहले वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ आप लोगों के सामने, तो 6.67 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -11 मल्टीप्लाइड बाय मास of the earth, that is going to be 6 times 10 to the power of 24, and then mass of the 1 kg mass divided by distance is going to be I don't remember the distance, let's work it out a little bit. अच्छा जी, 6.4 times 10 to the power of 6, so 6.6 times 10 to the power of -11 multiplied by 6.0 times 10 to the power of 24,
multiplied by 1, and the answer should be divided by 6.4 times 10 to the power of 6, and this should be squared as well. जो gravitational field strength की वैल्यू आती है that is 9.77 न्यूटन्स पर केजी, जो हमारी वैल्यू आ रही है जनरली सेंटर ऑफ द अर्थ से इक्वेटर तक की, जो हम लोगों ने अभी निकाली. ठीक है, अब कहानी कुछ इस तरीके से है कि अब कॉन्सेप्चुअली समझिएगा. ऑलराइट, लेट्स सपोज आई हैव गॉट अ बॉल. ठीक है, दैट दिस इज द बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो मेरे पास बॉल के उसमें ऑल्टरनेट में मिली मुझे, मैं इसको ले आया. ठीक है, इमेजिन ये जो डंडी है दैट इज द पोल. ठीक है, एंड द बॉल इज मूविंग. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड दिस कि ये बॉल मूव कर रही है. ठीक है, अगर मैं किसी इस बॉल के इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट जब मूव करेगा तो ये पूरे सर्किल के बाद एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा लाइक दिस कमिंग बैक. तो ये एक पाथ ट्रेवल करेगा, वेयर एज द पोल वो अपनी जगह पे ही मूव करता रहेंगे. एंड दिस जो आउटर पार्ट है, जो इक्वेटेरियल रीजन है, ये एक पूरा कंप्लीट सर्किल परफॉर्म करेगा. अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूं. ठीक है, तो ये पॉइंट को अगर आप गौर करें तो ये पूरा पॉइंट घूम के जब आएगा, दिस पॉइंट वुड हैव कवर्ड अ पाथ, कि सर्कुलर पाथ कवर करेगा. अब इक्वेटर वाला जो रीजन है, इसने एक सर्कुलर पाथ कवर करना है. ये पाथ पोल्स ने कवर नहीं करना. इस बात को दोबारा समझिएगा. एक बॉल जब घूमती है तो इस बॉल का जो आउटर पार्ट है, इस अगर एक्सिस के अराउंड घूम रही है, ये वाला पाथ एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. वेयर एज जो ये पोल्स वाले पार्ट हैं, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करते. तो इस जो इक्वेटेरियल रीजन है, ये जो पाथ ट्रेवल करने का रीजन है, इसको कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगी. And this centripetal force will also be provided by this particular gravitational force. मेरे बच्चों गौर से बात समझिएगा. यहां पे उस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस है. इस पॉइंट पे जब ये घूमेगा तो इस पॉइंट को पूरा सर्किल कवर करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है. एंड लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इक्वेटोरियल रीजन, कि वो कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको पूरे सर्किल में रखने के लिए. तो मैं कहता हूं वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास जो है दैट इज मास इज लेट्स से, हमारे पास जो मास है, लेट्स से 1 kg के मास की बात करता हूं, तो मास इज 1 kg. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 टाइम्स 10 to the power of 6, एंड दैट्स ओमेगा स्क्वायर्ड. वैल्यू ऑफ ओमेगा दैट इज 2 pi ओवर टाइम पीरियड. टाइम पीरियड 24 आवर्स, 24 घंटे में वो जो है पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है. 6.4 times 10 to the power of 6 multiplied by 2 pi divided by 24 times 60 times 60. That is जो हमारी वैल्यू आ रही है. अच्छा, ये दूसरा कैलकुलेटर है, मैंने जो है घर में इसे उठाया था, मेरा अपना हो तो थोड़ा हाथ सेट था उस पर. इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.034. यार बात ये है कि हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने इक्वेटर पे निकाली थी, दैट इज 9.77 न्यूटन्स पर केजी. बेटा गौर और इत्मीनान के साथ बात को समझिएगा. ये वो रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इक्वेटेरियल रीजन पे चाहिए है. अगर मैं बात करता हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स इज गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मेरे बच्चों ये जो 9.77 न्यूटन की मेरी टोटल फोर्स आई है ना, इसमें से 0.034 जो है, इसको अब हमें पुल करने, हम लोग अगर इक्वेटर पे रहते हैं तो हमें पुल करने के लिए नहीं लग रही. 0.034 तो सिर्फ हमें घुमाने के लिए लग रही है. तो इक्वेटेरियल रीजन पे जो रिजल्टेंट ग्रेविटी आती है, that is we are going to be subtracting the both. This is going to be the value of gravity on the equatorial regions. बेटा एक बार दोबारा अगर मैं अर्थ के सेंटर से इक्वेटर पे रहता हूं या पोल्स पे रहता हूं,
तो मेरे इस पर दो बड़े सिग्निफिकेंट फर्क हैं। इक्वेटर पे रहने के लिए मुझे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रही होगी, एंड पोल्स पे रहने के लिए अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रही होगी। अर्थ के पास जो टोटल फोर्स है बिटवीन द 1 kg मास एंड द अर्थ, दैट इज 9.77। उस 9.77 में अगर मास इक्वेटर रीजन पे रहता है तो 0.034 उस मास को घुमाने के लिए चाहिए। 0.034 न्यूटन उस मास को घुमाने के लिए चाहिए। 9.77 न्यूटन में से ये पूरा 9.77 न्यूटन पर केजी हमें खींच नहीं रहा, रादर इसमें से 0.034 सिर्फ मुझे घुमा रहा है। अगर मैं इक्वेटर पे रहता हूं, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को माइनस कर देता हूं तो बची हुई फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज इक्वल टू 0.9736। दिस इज द अवेलेबल फोर्स और अवेलेबल ग्रेविटी व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वेटर रीजन। अच्छा, ये हमारे पास अगर मैं F इक्वल्स टू mg करता हूं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर बैठती है इक्वेटर रीजन पे, F इज इक्वल्स टू mg या W इज इक्वल्स टू mg से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इक्वेटर पे हमारे पास जो ये वैल्यू रहती है ग्रेविटी वैल्यू ऑन इक्वेटर। अच्छा, अगर मैं पोल्स की बात करता हूं तो पोल्स पे हमारे पास जब मैं GMM/r² लगाता हूं तो मैं सेम कैलकुलेशन करूंगा। पोल्स पे हमारे पास रेडियस चेंज नहीं है, सब चीजें सेम है, मास भी 1 kg का है, तो हमारे पास पोल्स पे जो वैल्यू आ रही होगी दैट इज गोइंग टू बी 9.77 न्यूटन्स। बट पोल के ऊपर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा। पोल पे बैठा हुआ बंदा जो है कोई खास सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो हम लोग पोल्स पे बात करते हैं वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट 0 है, तो पोल्स पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज लिटिल बिट हायर, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो फोर्स है वो पूरी की पूरी हमें अपनी तरफ खींचने में यूज हो जाती है, एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अगेन will be equal to 9.77 meters per second square. This is the value of gravity on the poles compared to the value that is 9.736 on the equator. Guys, ये फर्क क्यों है? Because this variation in gravity occurs because centripetal acceleration is required at the equator to perform circular motion, whereas there is no such requirement in the polar region. ये बात मैं आप लोगों को काफी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन है। याद रखिएगा, अगर आप घर में एक बॉल को भी ऐसे घुमाते हैं, व्हेन यू स्पिन अ बॉल ऑन योर फिंगर एज वेल, जो आपकी कोने वाले ये वाले इक्वेटोरियल रीजन्स हैं ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वेयर एज द पोलर रीजन्स दे आर जस्ट रोटेटिंग। ठीक है, वो रोटेशन कर रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ कवर नहीं कर रहे होते, देयर लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग, जिस वेयर एज इक्वेटर के रीजन की लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, दे आर मूविंग। ऑब्जेक्ट पूरा पाथ कवर करता है, एक पूरा का पूरा 2πr का रेडी सर्कमफेरेंस कवर करता है, whereas वो वाला पॉइंट अपनी जगह पे ही सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, घूम रहा है, दिस जस्ट रोटेटिंग। तो दिस इज बिकॉज हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। हमने 4 रीजंस पढ़े कि व्हाई द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी। सबसे पहला रीजन हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। दूसरा पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द कोर। तीसरा हमने पढ़ा था इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेटरी बॉडीज, और चौथा जो हम लोगों ने बहुत डिटेल और कैलकुलेशन के साथ पढ़ा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी चेंज एट द इक्वेटर एंड वर्सेस द पोल्स। तो ये पूरी कैलकुलेशन हम लोगों ने समझी, इसमें कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, शेयर इट विद मी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई मसला नहीं हो तो डू लीव अ गुड कमेंट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। होपफुली यहाँ पे आज का लेक्चर जो है एंड कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद सैटेलाइट कॉन्सेप्ट, और इनको एक क्लास में ही वाइंड अप करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।